ऑफ ऑल जो है हम प्याजे के बारे में जानते हैं कि प्याजे थे कौन ना। प्याजे जो थे वो एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे ना, स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, इसलिए इन्हें स्विस साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इन्हें और क्या बोलते हैं, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है इन्हें, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। रचनात्मकतावादी। नेक्स्ट और क्या बोलते हैं इन्हें, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। स्विट्जरलैंड के प्याजे रहने वाले थे, इसलिए इन्हें स्विस साइकोलॉजिस्ट कहा गया। दूसरा रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, वो करके सीखते हैं, उन्हें अनुभव के द्वारा वो सीखते हैं। सबसे पहले वो उन्हें उन्होंने कहा कि बच्चों को क्या किया जाए, खुला छोड़ दिया जाए, और जो भी वो चीज़ें वो अपने अनुभव से सीखेंगे उससे उसका जो संज्ञानात्मक विकास है वो और ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए बच्चा जो है क्रिएट करेगा, क्रिएटिविटी करेगा, इसलिए इन्हें कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा गया, इन्हें रचनात्मकतावादी भी कहा गया, क्योंकि इन्होंने रचनात्मकता की जो धारणा है वो दी थी। नेक्स्ट है फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, इन्हें फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो मेन काम है, इन्होंने मेन फोकस जो है बच्चों पे किया है, और बच्चों में विकास जो है वो किस तरह से होता है। इनका ये मानना था कि जो डेवलपमेंट है वो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब ये है कि डेवलपमेंट जो है होती तो एक लगातार प्रक्रिया है, लेकिन कुछ कुछ टाइम पीरियड की होती है। जैसे एक स्टेज होगी, दूसरी स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, इन्होंने 4 स्टेजेस दी हैं बच्चे की डेवलपमेंट की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। इसी तरह से आज अब हम इसके बारे में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इन्होंने कुछ कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ फैक्टर्स के बारे में बात की, कुछ टर्म्स की बात की है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्कीमा। स्कीमा, स्कीमा क्या होता है ना, देखिए स्कीमा एक बच्चे में, एक व्यक्ति में किसी भी जो उनके पास पहले से स्टोरेज है, नॉलेज की जो स्टोरेज है, किसी भी चीज के प्रति कोई व्यक्ति धारणा जो बना लेता है, वो जो धारणा है वो स्कीमा कहलाती है। पहले से व्यक्ति के जो माइंड में है, बच्चे ने जो कुछ भी सीखा है पहले, उसे हम स्कीमा कहेंगे। बच्चे के पास जो पहले से ज्ञान है, उसके अंदर अपने अनुभवों के आधार पे उसको जो है कैटेगराइज करके रखता है, अपने अंदर धारण करके रखता है। कोई भी, जैसे मान लीजिए बच्चे को आपने डिफरेंट एनिमल्स की बात बताइए कि एनिमल्स के क्या है, 4 लेग्स होती हैं ना, इस तरह से। तो ये जो है वो बच्चे में एक कंसेप्ट बना हुआ है कि इसी तरह से एनिमल्स, अगर इस तरह का कुछ आपको दिखाई देगा ऑब्जेक्ट, तो वो क्या है, वो एक एनिमल की कैटेगरी में आएगा। तो वो क्या है, वो उस बच्चे ने क्या कर लिया है, अपने माइंड में उस चीज की धारणा बना ली है। तो इसलिए इसको हम स्कीमा कहते हैं। जो कुछ भी संगठित ज्ञान है हमारे माइंड में, उसे हम स्कीमा कहते हैं। ठीक है, स्कीमा क्या है, एक संगठित ज्ञान है जो हमारे माइंड में पहले से है। संगठित ज्ञान या धारणा कह लीजिए। ठीक है, पहले से विद्यमान संगठित ज्ञान या धारणा ही जो है वो स्कीमा है।
एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने बता दिया कि बच्चों को हमने बता दिया कि इस तरह से कुछ एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी, उनके 4 लेग्स होती हैं, वो एनिमल्स कहलाते हैं। तो एनिमल्स उसके बीच उसके बारे में उसको धारणा बन चुकी है, हर एक को वो एनिमल कहेगा, है ना, ठीक है। उस तरह से सेकंड टर्म आती है एसिमिलेशन। एक थर्ड टर्म है एसिमिलेशन, होता है आत्मसात। accommodation ना, accommodation means समायोजन। एंड फोर्थ पॉइंट है इक्विलिब्रियम। संतुलनीकरण। संतुलनीकरण बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। एसिमिलेशन, आत्मसात करना। स्कीमा जो पहले से पूर्व संगठित ज्ञान है, यहाँ पे पूर्व संगठित ज्ञान लिख लेना है ना, विद्यमान या पूर्व संगठित ज्ञान, ठीक है। जो कुछ भी बच्चे के माइंड में किसी भी चीज के बारे में, जो भी उसके बारे में उसका ज्ञान है, वो है हमारा स्कीमा। जैसे बच्चे को बता दिया कि 4 लेग्स वाला जो होता है वो एनिमल होता है, क्लियर है। नेक्स्ट एसिमिलेशन। एसिमिलेशन होता है आत्मसात करना। इसमें आपने सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, हम यहाँ पे एडिशन करते हैं। जो हमारा पुराना ज्ञान है उसमें हम कुछ नई चीज ऐड करेंगे, ठीक है, उसको हम आत्मसात कर लेंगे। बच्चे को जब हमने बताया कि बच्चे 4 लेग्स वाला जो होता है वो एनिमल होता है, ठीक है, जब वो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखेगा, मान लीजिए वो डॉगी को देख रहा है ना, डॉगी को भी वो वही बोलेगा कि एनिमल है। लेकिन जब हम उसमें ये बोल देंगे नहीं बच्चे ये डॉग है, इसको हम डॉग बोलेंगे, है एनिमल लेकिन क्या बोलते हैं, इसको डॉग कहते हैं, तो इसमें एक अदर इन्फॉर्मेशन ऐड होगी, ठीक है। बच्चा क्या बोलेगा, 4 लेग्स हैं लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, डॉग कहेंगे, ठीक है। तो वहां पे बच्चे ने एक न्यू इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में डाल ली और उसको हमने आत्मसात किया। इस प्रोसीजर को क्या बोलेंगे, इस टर्म को क्या कहेंगे, एसिमिलेशन, क्लियर है। नेक्स्ट हम चलते हैं एकोमोडेशन पे। एकोमोडेशन का मतलब ये है समायोजन करना। तो बच्चे के सामने अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमने एडिशन किया इसमें हमने पुराना ज्ञान, आत्मीकरण में क्या किया हमने, पुराना ज्ञान प्लस हमने नया ज्ञान लाए, एडिशन किया बिना किसी चेंज के, बिना किसी चेंज के, कोई चेंज नहीं किया। हाँ एनिमल भी है, प्लस में क्या है, इसको हम डॉग कहते हैं, कोई चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट समायोजन। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो हमारा पुराना ज्ञान है उसमें जो हम नया ज्ञान जोड़ते हैं ना, नया ज्ञान जब हम जोड़ेंगे वो हम उसमें कुछ चेंज करेंगे, कुछ चेंज करेंगे, ठीक है, मॉडिफाई करेंगे, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होगी हमारे पुराने ज्ञान में। जब हम नया ज्ञान जब एडप्ट करेंगे तो पुराने ज्ञान में कुछ ना कुछ हम मॉडिफाई करेंगे, उसको चेंज करेंगे थोड़ा सा। मतलब यह है कि हम जो हमारे सामने जो सिचुएशन आएगी उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम उसको उसमें हम मॉडिफिकेशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बच्चे के सामने कैट आ गई, आपने बोला है कि ये डॉग है ना, लेकिन वो बोलेगा इसकी भी 4 लेग्स हैं तो इट मीन्स ये भी डॉग ही होगा, नहीं, बच्चे को तब हम ये बताएंगे नहीं ये जो है ये कैट है। तो यहाँ पर क्या किया, बच्चे का जो पहले का ज्ञान था उसने न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड की, लेकिन साथ में क्या किया, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की, नहीं डॉग अलग होता है कैट अलग होती है, मतलब डिफ्रेंशिएशन करना सीख गया, मॉडिफिकेशन की इसने थोड़ी सी, अपने पुराने ज्ञान में थोड़ा सा चेंज लेकर आया, उसे हम समायोजन की प्रक्रिया कहते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होता है संतुलनीकरण। ये जो प्रोसेस है ये बैलेंस करने की प्रोसेस है, बैलेंस बिटवीन एसिमिलेशन एंड accommodation। बैलेंस करने की प्रोसेस है ये ना,
जहाँ पे हम जो नया ज्ञान हम ऐड कर रहे हैं और जो हम यहाँ पे पुराने ज्ञान में कुछ एक चेंज कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में क्या है, ये संतुलन बनाने की प्रोसेस है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे बच्चा क्या करता है, अकोमोडेशन में बच्चा क्या करता है, पुराना ज्ञान था उसके पास कि ये डॉग है, लेकिन अब उसके सामने कैट आई तो हमने उसको बोल दिया कि नहीं बच्चे ये कैट है, तो बच्चे का माइंड थोड़ा डिस्टर्ब होगा ना, डिसइक्विलिब्रियम आएगा उसके माइंड में कि ये अब इन्होंने इसको कैट क्यों बोल दिया। ठीक है, तो अब उसमें जब वो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेगा उसके बाद जब वो बैलेंस लेकर आएगा हमारे नए ज्ञान में और हमारे पुराने ज्ञान में, एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको अपने आप को जो ढाल लेगा, वो होती है प्रोसेस हमारी इक्विलिब्रियम की। क्लियर है? संतुलनीकरण, ये जो प्रोसेस है, ये बैलेंस, ये टर्म याद रखनी है। जब भी एडिशन की बात करेंगे इट मीन्स एसिमिलेशन। जब हम नए ज्ञान पुराने ज्ञान में कुछ मॉडिफिकेशन की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, वहां पे हम अकोमोडेशन की बात करेंगे। और दोनों चीजों के बीच में जब बैलेंस की बात करेंगे, ये टर्म ध्यान रखनी है, ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्विलिब्रियम की प्रोसेस आ जाएगी। जैसे एक क्वेश्चन आई थिंक सी दैट में आया था कि पता नहीं बर्ड्स और एरोप्लेन का। तो बर्ड्स थे, बच्चे को हमने सिखा दी कि बच्चे जो भी पंछी हैं वो बर्ड्स, जो भी आकाश में उड़ते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, बर्ड्स बोलते हैं ना। तो फिर कुछ टाइम बाद बच्चा जो है उस एरोप्लेन को देखता है तो उसको भी बर्ड कहता है, नहीं, तब हम उसको बच्चे को बोलेंगे नहीं बच्चे ये बर्ड नहीं ये एरोप्लेन है। एसिमिलेशन हुआ, ठीक है, उसको बता दिया कि बर्ड्स हैं, जो पंछी जो हैं आकाश में उड़ते हैं वो हम उनको बर्ड बोलते हैं, आत्मसात कर लिया उसने इस बात को। ठीक है, फिर उसके बाद उसने एरोप्लेन देखा, तो जब हमने उसको एरोप्लेन बताया कि नहीं ये बर्ड नहीं ये एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन से क्या हो गया, इससे क्या हुआ, उसने अपने पुराना जो स्कीमा था उसमें क्या किया, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की कि हर एक चीज जो आकाश में उड़ रही है वो बर्ड्स नहीं हो सकते, वो एरोप्लेन भी हो सकता है। तो वहां पे वो क्या है, उसने एकोमोडेशन कर लिया। अब फिर उसके बाद जब इस चीज को बैलेंस कर लेगा तो वो जो सिचुएशन है वो हमारी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आती है, संतुलनीकरण की सिचुएशन आती है। क्योंकि उसका माइंड जब हिल जाएगा, जब हम ये बोलेंगे कि एरोप्लेन है ये बर्ड नहीं है, लेकिन तब उसके माइंड में थोड़ा सा आएगा कि क्यों ये बर्ड क्यों नहीं है, क्योंकि ये भी उड़ रहा है। ठीक है, डिसइक्विलिब्रियम आ गया। लेकिन जब उसके बीच उसके अपने पुराने स्कीमा में थोड़ा सा वो मॉडिफिकेशन करेगा तो वो अपनी संतुलन की अवस्था में आ जाएगा, जिसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्लियर है? एनी डाउट? इतने से कंसेप्ट में कोई डाउट? अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं बता दूंगी अभी। ओके, डन। आगे चलते हैं ना। प्याजे के बारे में एक और बात ध्यान रखनी है कि प्याजे जो हैं बच्चों को वो लिटिल साइंटिस्ट कहते थे। लिटिल साइंटिस्ट। ठीक है, छोटे वैज्ञानिक कह के बुलाते थे प्याजे बच्चों को। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि बच्चे जो हैं, बच्चे अपनी एज, जब उनकी एज आ जाएगी, एक प्रॉपर मैच्योरिटी आ जाएगी, बच्चा उस मैच्योरिटी पे जब वो काम करेगा और उसको अपने अनुभव से जब सीखेगा तो बच्चा खुद ही सीख जाएगा। ठीक है, इट मीन्स कि वो अपने आप शोध करेगा, नई नई चीजें क्रिएट करेगा, इसलिए इसको उन्होंने लिटिल साइंटिस्ट कहा था। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किसने जो है बच्चों को छोटे वैज्ञानिक कह के बुलाया, वो है प्याजे। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी प्याजे हैं, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी प्याजे हैं। ठीक है, और स्विच साइकोलॉजिस्ट हैं। हाँ,
इन्होंने एक और रचनावाद, इसलिए इन्हें कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा। इस तरह से क्वेश्चन भी आ जाता है ये, रचनावाद सिद्धांत किसने दिया है? रचनावाद का जो सिद्धांत है वो प्याजे ने दिया है हमें, ठीक है। अब हम इसकी स्टेजेस के ऊपर चलते हैं ना। डिफरेंट स्टेजेस दी हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, प्याजे ने 4 स्टेजेस में इसको डिफाइन किया है कि बच्चे में जो संज्ञानात्मक विकास है वो 4 स्टेजेस में, अलग अलग 4 स्टेजेस में होता है, ठीक है। तो 4 स्टेजेस में कौन सी एज तक होगा वो भी याद करना है। कहाँ से क्वेश्चन बनता है, जैसे डिफरेंट स्टेजेस हैं, डिफरेंट स्टेजेस में कौन से ईयर से कब तक की स्टेज क्या कहलाती है। फिर इसके अंदर जो डिफरेंट टर्म्स हैं वो भी सीखनी है, वो भी याद करनी है। Stages of cognitive development. फोर स्टेजेस की बात करते हैं प्याजे। सेंसरी मोटर स्टेज, इसे ज्ञानेंद्रिय गामक अवस्था कहते हैं। ज्ञानेंद्रिय गामक अवस्था। फर्स्ट स्टेज कब से कब तक? 0 से 2 वर्ष तक। नेक्स्ट, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व क्रियात्मक अवस्था। पूर्व क्रियात्मक अवस्था। थर्ड इज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। मूर्त क्रियात्मक अवस्था। फोर्थ वन इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल। 7 से 11 ऑपरेशनल और 12 से 15 फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। फर्स्ट वन है सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष। पहले तो ये एज याद रखनी है, कब से कब तक की है सेंसरी मोटर स्टेज। अब यहाँ पे बच्चा क्या करता है, इस
स्टेज में बच्चा क्या करता है, बच्चा यहाँ पे लर्न करता है थ्रू सेंसेस, अपनी जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं उनके माध्यम से सीखता है ना। बच्चा हाथ पैर चलाना सीखता है, ठीक है, उसी के कोई भी चीज़ है उसको पकड़ने की कोशिश करता है, उस चीज़ से उसको महसूस करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे बच्चा जो अपनी ज्ञानेंद्रियां, अपनी आंखों से जो कुछ देखेगा वही सीखेगा, ठीक है, जो स्पर्श करके सीखेगा वही, सुन के जो सीखेगा, ठीक है। मतलब यह है कि अपने ज्ञान इंद्रियों का यूज करके जो है जब बच्चा सीखता है उसको हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। यहाँ भी कुछ एक टर्म्स याद रखनी है। ये तो समझ आ गया ना कि सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा अपने हाथ पैर की क्रियाएं अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा सीखता है, पहली बात। दूसरा, बच्चे में क्या होती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब है वस्तु का स्थायित्व, जैसे हिंदी में बोलेंगे वस्तु का स्थायित्व। बच्चे के सामने जो भी चीजें होंगी, बच्चे के लिए पूरा संसार वही है, जो भी देख रहा है अपने मम्मी पापा को देख रहा है, इट मीन्स यही मेरे अपने है ना। तो वहां पे जो चीजें उसके सामने हैं, जो चीज वो देख लेता है एक बार वो उसको याद रहती है। बच्चे के सामने अपना खिलौना भी दिया जाएगा तो वो उस चीज को उठाएगा, उस चीज को अपने पास रखेगा। मतलब यह है कि वो बच्चा जिस भी चीज को देखेगा वही उसके उसका संसार है, जितना अगर उसको दिख रहा है, ठीक है। जैसे उसके सामने कोई खिलौना रख देते हैं ना, बच्चे के सामने अगर छोटा खिलौना रखेंगे तो बच्चा उसको भी क्या मानेगा, एक लिविंग थिंग, ठीक है, लिविंग थिंग। तो इसीलिए ये है कि बच्चा क्या देखता है कि बच्चा बोलता है कि ये वस्तु भी क्या है, स्थायी, जिस तरह से मेरे पेरेंट्स चल फिर रहे हैं बोल रहे हैं वैसे ही ये खिलौना भी है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट परमानेंस आती है। और बच्चे के पास क्या होती है, एक व्यवहारिक बुद्धि होती है। बच्चे के पास क्या होती है, व्यवहारिक व्यवहारिक बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि का क्या मतलब हुआ, मतलब ये है कि बच्चा बड़ों की तरह नहीं सोच सकता है। बच्चा जो कुछ वो सोचता है कि अगर ये चीज हम कर पा रहे हैं, हाथ पैर की तरह क्रियाओं से करके जो भी हम कर रहे हैं, चल रहा है, सीख रहा है ना। मतलब ये करके सीखता है, प्रैक्टिकली, सोचने का काम नहीं है इसका, ठीक है। वो आती है हमारी व्यवहारिक बुद्धि, सेंसरी मोटर स्टेज। नेक्स्ट, प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा थोड़ा बड़ा होता है ना, 2 से 7 साल की एज का बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है ना। पूर्व क्रियात्मक अवस्था। जब मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक मैंने करवाया था, वहां में मैंने बोला था कि ये 2 से 7 साल की एज जो होती है वो प्री चाइल्डहुड पीरियड है, और प्री चाइल्डहुड पीरियड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। बच्चा यहाँ पर सबसे ज्यादा बहुत रैपिडली जो है वो लैंग्वेज सीखता है, ठीक है। जितना ज्यादा तेजी से विकास यहाँ पे बच्चे का होता है उससे तीव्र गति किसी स्टेज में नहीं होती है, ठीक है। और प्री ऑपरेशनल स्टेज ना, यहाँ पे तीव्रता से लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, भाषा का विकास। नेक्स्ट, बच्चे में परसेप्चुअल थॉट्स होते हैं। परसेप्चुअल मतलब प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्ष विचार। मतलब ये है कि बच्चे के सामने जो चीजें हैं बच्चा उसी के बारे में सोच सकता है, ठीक है। जो है उसी को वैसे ही, जिस वे में उसको सिखाया जाएगा उसको वैसे ही सीखता है, बिना किसी ना नुक्कर के। ना ही ये चिंतन करता है कि ये चीज सही है गलत है, ये कैसे हुई,
इस तरह से कोई उसमें विचार नहीं आते हैं, इसलिए एक परसेप्चुअल थॉट्स हैं, जो कुछ उसके सामने दिख रहा है उसको वैसे ही कैच करता है। परसेप्चुअल थॉट्स सिंबल्स एंड साइंस को पहचान लेता है, सिंबल्स एंड साइंस को पहचानना, ठीक है। अब बच्चा थोड़ा प्राइमरी स्कूल्स में जाने लगता है ना, सॉरी आंगनवाड़ीज में, ठीक है, उस तरह से, तो वहां पे बच्चे को क्या सिखाया जाता है, वहां पे बच्चे को एक चार्ट होता है लगा हुआ ना, चार्ट के ऊपर पूरा प्रॉपर दिखाया जाता है कि बच्चे ए फॉर एप्पल, एप्पल उसको दिखाया जाता है, एग्जैक्टली दिखाया जाता है सामने कि ये एप्पल इस तरह का होता है, ए से एप्पल। तो यहाँ पे बच्चा जो है जब भी एप्पल देखेगा तो वो पहचान जाएगा, मतलब सिंबल्स एंड साइंस को पहचानना शुरू कर देता है 2 से 7 साल का बच्चा। ईगोसेंट्रिक थिंकिंग होती है, ईगोसेंट्रिक थिंकिंग, बच्चा सिर्फ अपने बारे में सोचता है, ठीक है। बाल केंद्रित, है ना, अहम केंद्रित विचार होते हैं, बच्चा सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में, दूसरे को कैसा लग रहा है उसके बारे में इसको कुछ आइडिया नहीं होता है ना। बच्चा सिर्फ मुझे ये चीज अच्छी लग रही है तो मैं ये चीज करूंगा, इसलिए बस अपने तक डिपेंड होता है। ईगोसेंट्रिक थिंकिंग होती है इस स्टेज में। एनिमिस्टिक थिंकिंग, एनिमिस्टिक थिंकिंग, एनिमिस्टिक थिंकिंग, एनिमिस्टिक थिंकिंग मीन्स हिंदी में जीवंत चिंतन, जीवंत चिंतन। क्या मतलब हुआ इसका? जीवन चिंतन का मतलब यह है कि बच्चा ये देखता है, वहां पे बच्चा 0 से 2 में बच्चा क्या है, टॉय को भी जीवित समझ रहा था, उसके साथ बातें करता है, ठीक है। लेकिन इस स्टेज में बच्चे को पता चल जाता है कि ये चीज चल नहीं रही है, इट मीन्स ये जीवित नहीं है। जो चीज चल रही है वो जीवित है, मतलब जो चीज चल रही है वो जीवित है, जो नहीं वो नहीं चल रही है। यहाँ पे एनिमिस्टिक थिंकिंग का बच्चा होता है, बच्चे का देखो माइंड डेवलप हो रहा है, यहाँ पे बच्चा थोड़ा सा लैंग्वेज जल्दी सीखने शुरू कर देता है, प्रत्यक्ष जो उसके सामने है उसी के बारे में विचार करता है, सिंबल साइंस को पहचानना शुरू कर दे रहा है, अपने बारे में सोचता है, बाकियों के बारे में नहीं। एनिमिस्टिक थिंकिंग जीवंत चिंतन है ना, जो चीज उसके सामने चलती हुई दिख रही है उसको जीवित मानता है। क्लियर है? इसमें और ये एक बात और ध्यान रखनी है कि इस स्टेज में बच्चा जो है ना वो तर्क शक्ति का विकास नहीं होता है, यहाँ पे बच्चा तर्क वितर्क करने की स्टेज में नहीं होता है, ठीक है। बच्चा जो है वो तर्क वितर्क नहीं करता है कि ये चीज क्यों है कैसे है, बस जब ये इसकी लास्ट स्टेज आने लगती है, जैसे 2 से 7 साल लिखा है ना, तो 6 या 7वें साल में बच्चे में थोड़ी सी समझ आने लगती है, इसलिए वो थोड़ा सा तर्क वितर्क की तरफ चलने लगता है। इस स्टेज के बारे में समझ के प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत जल्दी होने लगती है। दूसरा, उसके प्रत्यक्ष जो कुछ भी उसके सामने है उसी को मानता है और उसी के ऊपर विचार करता है, इसके अलावा कुछ नहीं। और ईगो सेंट्रिक होता है, अपने बारे में सोचता है, दूसरे की विचारों उसकी भावनाओं के बारे में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनिमिस्टिक थिंकिंग का है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, अमूर्त मूर्त, मूर्त क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था, 7 से 12 साल। अब इस स्टेज में बच्चा देखता तो वही है जो कुछ उसके सामने है, लेकिन उसके बारे में क्या है, अब तर्क वितर्क करना शुरू कर देगा कि ये चीज क्यों है। जैसे पेड़ पौधे, आप बोलते हैं कि पेड़ पौधे सांस लेते हैं, तो बच्चा पूछेगा कैसे सांस लेते हैं, ठीक है, ये तो हमारी तरह चल नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको दर्द हो रहा है, इनको मार रहे हैं तो इनको दर्द हो रहा है, इनको ये जो है सांस लेते हैं, कैसे सांस लेते हैं, क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। मतलब ये है कि उनकी जो तर्क वितर्क का क्षमता है उसका विकास होना शुरू हो जाता है, तर्क वितर्क का विकास। सेकंड, और क्या हो सकता है इस स्टेज में?
अपना आत्म केंद्रीकरण था उसको छोड़ देता है, आत्म केंद्रीकरण को छोड़ना मतलब पहले बच्चा सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, अब बच्चा दूसरों के बारे में भी, अपने मम्मी पापा, अपने आसपास के लोगों के बारे में भी थोड़ी सी केयर करना शुरू कर देता है। हाथ बटाना शुरू करता है बच्चा कि मेरे मम्मी काम कर रहे हैं तो मैं उनके साथ हेल्प करवा दूं। मतलब यह अपनी ईगोसेंट्रिक को छोड़ के बाकियों के पक्ष के, बाकियों के बारे में भी सोचना स्टार्ट कर देता है, आत्म केंद्रीयकरण को छोड़ना। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंजर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन, ठीक है, संरक्षण की समझ, संरक्षण की समझ कहते हैं इसको। यहाँ पे बच्चा जो है थोड़ा प्लस माइनस करना सीख जाता है, बच्चे का गुणा भाग करना, एरिया इसको समझ आ जाता है कि ये एरिया है, ये आयतन है। बच्चे को जैसे हम अगर बच्चे के सामने कोई चीज रख रहे हैं, जैसे दो बॉक्स रख दिए, एक थोड़ा चौड़ाई में एक लंबाई में है, और उसको सेम मान लीजिए उसको बोल दिया कि इसमें आप चावल भरिए, तो बच्चा बोलेगा कि जो लंबा वाला है उसमें ज्यादा आएंगे चावल, जो चौड़ा वाला है वो छोटा लंबाई का है उसमें कम आएंगे। लेकिन जब वो देखेगा है ना, तो उसका एरिया को चेक करेगा, फिर उसका आयतन देखेगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे को हम बोलेंगे कि नहीं यहाँ पे कौन से ऑब्जेक्ट में ज्यादा चीज आएगी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग है कि बच्चा क्या है, अपना क्षेत्रफल और अपना आयतन, इन दोनों के बीच की जो डिफरेंस है उनको समझना शुरू कर देता है। बहुत सारे कंसेप्ट्स होते हैं उनके बीच में डिफरेंशिएट करना शुरू कर देता है, तो कंजर्व करना सीख जाता है, मतलब डिफरेंशिएट करना सीख जाता है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन एंड ग्रुपिंग, क्लासिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वही बात है कि बच्चा जो है डिफरेंशिएट करना सीख जाता है, तो बच्चे को ये पता लग जाता है कि इस क्लास में डालेंगे हम इसको, इसको ये इसमें, ये एनिमल्स हैं, ये बर्ड्स हैं, अलग अलग तरह से। वैसे ही रिवर्सिबल थॉट्स आ जाते हैं बच्चे में, रिवर्सिबल थॉट्स। रिवर्सिबल थॉट्स का मतलब ये है कि बच्चा जिस तरह से सीधा सोच रहा है उसको हम ऑपोजिट करके भी सोचना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे बच्चे को काउंटिंग सिखाई जा रही है 1 से 100 तक, लेकिन उसके बाद बच्चे को हम उसको बोलेंगे उल्टी गिनती बोलो, तो बच्चा इस चीज को करने में कैपेबल हो जाता है। इस स्टेज में रिवर्सिबल थॉट्स उसमें आ जाते हैं, ठीक है। तर्क वितर्क करने की क्षमता आ जाती है, लेकिन तर्क वितर्क सिर्फ किसके बारे में, जो चीजें मूर्त हैं, जो चीजें उसके सामने, जिन चीजों को हम देख सकते हैं उनके बारे में, मूर्त चीजों के बारे में। केंद्रीकरण को छोड़ देता है, अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कंजर्वेशन की, क्लासिफिकेशन एंड ग्रुपिंग करना स्टार्ट कर देता है, और रिवर्सिबल थॉट्स आ जाते हैं इस स्टेज में। नेक्स्ट स्टेज है, फोर्थ स्टेज हमारी, ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। कब से कब तक? 12 से 15 वर्ष, ठीक है। 12 से 15 वर्ष तक की जो अवस्था है वो औपचारिक क्रियात्मक अवस्था है। इस स्टेज पे बच्चा जो है, जो मूर्त चीजें हैं, मूर्त चीजों से अमूर्त चीजों की तरफ चलता है। मेन पॉइंट यही है कि मूर्त से अमूर्त की तरफ चलता है। जो चीजें उसके सामने नहीं भी हैं उनके बारे में भी सीखना शुरू कर देता है, उनके बारे में चिंतन करना शुरू कर देता है, ठीक है। लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है, लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है। कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ चलता है, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। मूर्त से अमूर्त, मतलब मूर्त से अमूर्त चिंतन की तरफ
मेकिंग हाइपोथेसिस, बहुत सारी एजम्पशंस, एज्यूम करना शुरू कर देता है ना, कल्पना करना स्टार्ट कर देता है इस एज में। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, समस्या का समाधान करने की क्षमता, समस्या का समाधान करने की क्षमता आ जाती है। नेक्स्ट, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, थिंकिंग का विकास होने शुरू हो जाता है। कन्वर्जेंट का मतलब ये होता है कि बच्चा एक चीज के लिए, एक चीज के ऊपर बहुत सारे आंसर्स देना शुरू कर देगा, ठीक है। डाइवर्जेंट में डिफरेंट तरीके से सोचना शुरू कर देगा। एक चीज आपने, एक समस्या आपके पास दी, आपने बच्चे को दी, बच्चा वहां पे उसके डिफरेंट मल्टीपल आंसर्स देना शुरू कर देगा। यहाँ पे एक तरफ से आंसर देता है, यहाँ पे आपने समस्या दी, बच्चा एक ही आंसर दे पाएगा। कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है जहाँ पे मल्टीपल आंसर दे पाता है, वो है मल्टीपल थिंकिंग, मतलब मल्टीपल तरीके से सोच सकता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग इसको कहते हैं। तो ये सारी जो है इस स्टेज में आती है। बच्चा लॉजिकली सोचने लग पड़ता है, कब, क्यों, कैसे हुआ। मेकिंग हाइपोथेसिस, कल्पना करना स्टार्ट कर देता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का लिए कैपेबल बन जाता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग यहाँ इस स्टेज में आ जाती है। तो ये थी इसकी हमारे प्याजे की कुछ स्टेजेस, 4 स्टेजेस, जिसमें हमने पहली पढ़ी, पहली कौन सी करी हमने, सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 साल की। सेकंड, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, जहाँ पे बच्चा जो है, जो चीज उसके सामने है उसी के बारे में सोचता है, ठीक है, किसी तरह का कोई तर्क वितर्क नहीं करता है, जैसे उसको सिखाया जाता है वैसे ही सीखता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। नेक्स्ट, थर्ड में क्या है, थर्ड स्टेज है हमारी कंक्रीट। यहाँ पे बच्चा जो चीज उसके सामने है, जिस चीज को हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, मूर्त चीजों के बारे में तर्क वितर्क करना भी स्टार्ट कर देता है, कंजर्वेशन करना स्टार्ट करता है, रिवर्सिबल थॉट्स आ जाते हैं। लास्ट स्टेज है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 12 से 15 साल की। यहाँ पे बच्चा मूर्त से अमूर्त की तरफ चलता है, ठीक है। तो ये थी 4 स्टेजेस, जिसमें पियाजे ने बच्चे का संज्ञानात्मक विकास कैसे होगा उसको 4 स्टेजेस में डिवाइड किया था। 4 स्टेजेस हैं, सारी याद करनी है, और इसके जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं वो भी ध्यान में रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी आ सकता है।